नमस्ते बच्चों। देखो, हम सामाजिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो टॉपिक है वो पर्वत पढ़ लिया, विभिन्न भूदृश्य आकृतियाँ। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है पठार। देखिए, हमने पिछले जो वीडियो है आप देख सकते हैं, उसमें हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था। अब देखिए पठार। देखिए, पर्वत का हमने पढ़ा था कि जो बहुत ऊंचे होते हैं और पथरीली ज़मीन होती है और ऊपर होते हैं ज़मीन से, उन्हें हम पर्वत कहते हैं। पठार किसे कहते हैं? कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे और चौड़े भूभाग जो ऊपर से तो समतल होते हैं, पठार कहलाते हैं। देखिए, अब इसका उपयोग अधिकांश चारागाहों के रूप में किया जाता है। देखिए, पठार भी ऊंचे होते हैं और चौड़े होते हैं ऊपर से, लेकिन ऊपर से जो होते हैं वो समतल होते हैं। पर्वत और पठार में अंतर क्या है कि दोनों ऊंचे तो होते हैं, लेकिन उनमें पर्वतों में तो ढाल बहुत ज़्यादा रहता है, पठार में कम रहता है। इसके अलावा पर्वतों में चोटी होती है और पठार में चोटी नहीं होती, वो समतल होते हैं। जैसे ज़मीन होती है वैसे होते, लेकिन वो ज़मीन से ऊपर होते हैं। इनका जो उपयोग है वो चारागाहों के रूप में, मतलब पशु चारण के लिए किया जाता है। कहीं कहीं जहाँ संभव हो वहाँ निचले पठारों पर कृषि भी की जाती है। अगर मान लीजिए ज़्यादा पथरीला नहीं है तो उन पठारों पर कृषि भी की जाती है। भारत में दक्कन का पठार एवं छोटा नागपुर पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। पठारों में खनिजों के भंडार अधिक होते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला आदि। पठारों का निर्माण एक विस्तृत भूभाग के किसी कारणवश ऊपर उड़ जाने के कारण होता है। कुछ पठार ज्वालामुखी लावा से भी निर्मित होते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पठार का अर्थ समझ में आ गया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं मैदान। लेकिन मैदान होते हैं जो समतल भाग होता है भूभाग का, उसे मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर होती है, 300 मीटर से कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा उबड़ खाबड़ भूमि में निक्षेप या अपर्दन होने से होता है। कुछ मैदानों का निर्माण लावा के फैलकर निचले भागों को बढ़ने से भी हो जाता है। देखिए, मैदानों का जो निर्माण नदियाँ करती है। नदियों का जल है वो जो भूमि आती है, जो मिट्टी आती है नदियों के जल से, वो बहुत उपजाऊ होती है, उसी से मैदानों का निर्माण होता है। देखिए, मैदानों में ही कृषि संभव होती है अधिकतर। फिर ये नदियां द्वारा पोषित होती हैं और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से इनका निर्माण होता है। इसी कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं और कृषि यहाँ अधिक मात्रा में होती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। सपाट भूमि होने के कारण परिवहन आसान होता है और सड़क तथा रेल मार्ग बनाने में आसानी होती है। देखिए, जो भारत में जो मुख्य मैदान है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान है। मोस्टली जो मैदान होते हैं उनमें रेल मार्ग है या सड़क मार्ग है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बसते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मैदानों में बसने का कारण क्या है कि यहाँ की भूमि जो है उपजाऊ है, अधिक नदियाँ बहती है, इस कारण यहाँ पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कृषि पैदावार होने के कारण लोग भी यहाँ पर ज़्यादा बसते। इसके अलावा जो रहने में सुविधा युक्त जो स्थल है वो सबसे ज़्यादा मैदानी भाग ही होते हैं। यहाँ पर ना तो पहाड़ों की तरह अत्यधिक ढलवा या फिर मान लीजिए जंगल, ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल होते हैं। तो यहाँ पर मकान बनाने में भी आसानी होती है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं: तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे, तथा आंतरिक मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों के द्वारा मिट्टी का निक्षेप करने से बनते हैं। देखिए, मैदान होते हैं दो प्रकार के होते हैं: तटीय मैदान जो कि समुद्र के किनारे जो मैदान होते हैं, और आंतरिक मैदान जो कि भूमि पर जो आंतरिक भाग में होते हैं, मतलब समुद्र के किनारे ना होकर किसी भी देश के आंतरिक भाग में होते हैं। चलिए, चौथा हम टॉपिक पढ़ेंगे नदी बेसिन। नदी बेसिन का अर्थ क्या होता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है। देखिए, नदी की परिभाषा आप देखिए सिंपल है एकदम। धरातल पर मतलब पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में, मतलब अविरल बहने वाला जो जल होता है वो नदी कहलाता है, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहता है। सामान्यतः नदियों की उत्पत्ति पहाड़ी क्षेत्रों से होती है, जहाँ से ये मैदानों में आती है और अंत में सागर या झील में मिल जाती है। कुछ नदियाँ जो ऊंचे पर्वतों से निकलती है और वर्ष भर बहती है, इन नदियों को
इन नदियों को जल न केवल वर्षा से मिलता है बल्कि पर्वतों पर जमी बर्फ के पिघलने से भी नदियों का जल बनता है। लेकिन नदियाँ हमेशा पहाड़ों से ही निकलती है, पहाड़ों में बारिश होकर वो ढलान की ओर आती है और मैदानों में बहती है। तो कुछ तो पानी है वो जल से मिलता है और कुछ पर्वतों पर जो बर्फ होती है वो पिघलती है, तो जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो भी ये रिश्ता हुआ आता है। इसी कारण ये नदियाँ वर्ष भर बहती है। इन्हें सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियाँ भी कहते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना आदि नदियाँ। कुछ बरसाती नदियाँ होती है, जैसे राजस्थान में बहुत सारी बरसाती नदियाँ, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अब देखिए ये जो आपकी जो ये डायग्राम बना है, इससे अपन समझ सकते। देखिए ये पहाड़ है, पर्वत है, ये नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से नदियाँ बहती है। कुछ नदियाँ हैं वो एक बड़ी नदी होती है उसमें आके मिलती है, इसे सहायक नदी कहते हैं। ये जो आसपास में होता है, जो ये सहायक नदी और ये जो मुख्य नदी है, इनमें मिलने का जो स्थान होता है उसे नदी संगम कहते हैं। फिर ये मुख्य नदी बन जाती है बड़ी, फिर ये तटबंध बन जाते हैं। पास में यदि कोई पानी इकट्ठा हो जाता नदी से ही आके अगर, तो उसे झील भी कहते हैं। नदी क्या है? सागर या समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये डायग्राम है। अब जो नदी बेसिन का अर्थ क्या होता है? इसके जो आसपास की जो भूमि होती है उसे हम नदी बेसिन कहते हैं। चलिए आगे, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली लूनी नदी जो है एक उदाहरण है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बरसाती नदियाँ होती हैं वो सदा नहीं बहती है, ये केवल बारिश में ही बहती है। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार पेड़ में एक तना है, उसकी शाखाएं होती है, उस तने से जुड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार नदियों की भी कई शाखाएं होती है जो आसपास के क्षेत्रों से आकर मुख्य नदी में मिल जाती है। इन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तो वह उस बड़ी नदी की सहायक नदी हो जाती है। इन सहायक नदियों में बहने वाला जल मुख्य नदी में आकर मिल जाता है। स्थल का वह भूभाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती है, वह क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है। देखिए अभी मैंने बताया था कि देखिए ये मान लीजिए वो जो नदी है, दूसरे इस डायग्राम में देखिए ये जो नदी बह के आ रही है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? नदी बेसिन। जैसे भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली गंगा नदी और उसकी कई सहायक नदियां जैसे यमुना, चंबल, सोन आदि बहकर आती, वह समस्त स्थान जहाँ से गंगा में पानी बहकर आता है गंगा बेसिन कहलाता है। चलिए फिर आगे का टॉपिक है समुद्र और तटीय मैदान। समुद्र में अथाह जल है, लेकिन यह जल खारा होता है। कई छोटे छोटे सागरों से मिलकर महासागरों का निर्माण होता है, जो अत्यंत विस्तृत एवं विशाल होते हैं। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर 4 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इन महासागरों एवं महासागरों में जीवन का एक अथाह संसार है। इसमें अनगिनत जीव पाए जाते हैं। जल के नीचे महासागरों में भी धरातल की भांति कई स्थल रूप पाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, खाइयाँ आदि। ये हमारे लिए भोजन एवं खनिजों की महत्वपूर्ण स्रोत है। सदियों से ही मानव इन सागरों का उपयोग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में करता आ रहा है। यदि 2 स्थान समुद्र से एक दूसरे से जुड़े हों तो नावों तथा बड़े जहाज़ों की सहायता से बिना कोई सड़क या रेल मार्ग का निर्माण किए सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। समुद्रों के किनारों पर स्थित स्थल को तट कहा जाता है। इन तटों पर लोग मनोरंजन के लिए भी आते हैं। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग मछली पालन भी करते हैं। वहीं तट से थोड़ा दूर कृषि भी होती है। इस प्रकार के मैदान समुद्र के किनारे लहरों तथा अपरदन से बनते हैं। कुछ स्थानों पर महाद्वीपीय भागों में भ्रंश पड़ने के बाद स्थल भागों के नीचे धंस जाने के कारण होता है। नदियों द्वारा डेल्टा के निर्माण स्थल पर मैदान का निर्माण होता है। समुद्र के नीचे से उत्थान होने से भी इसका निर्माण संभव है। देखिए ये जो मैंने अभी जो पढ़ा है ये सब सिंपली आपके समझ में आ जाएगा आसानी से, तो इसे इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अपने को ये देखना है कि समुद्र है वो क्या होते हैं। बहुत सारा जो पानी होता है जो कि हमारी पृथ्वी पर 1/2 भाग है वो पानी है। तो वो जो खारा जल होता है वो समुद्रों का जल है, वही समुद्र या तटीय मैदान कहलाते हैं। उनके जो आसपास के जो मैदान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तटीय मैदान या फिर समुद्री मैदान। फिर हम पढ़ेंगे द्वीप।
देखिए ये मोस्ट, इसकी जो परिभाषा है ये लगभग आती है सबको, आपको आती भी होगी क्योंकि कक्षा 6 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, एक ऐसा स्थलीय भाग, स्थलीय मतलब जमीन का टुकड़ा, जो कि चारों ओर से जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। यह महाद्वीपों से छोटा होता है तथा नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है, जैसे कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि। क्या आप जानते हैं असम में बहने वाले ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए जो भारत में असम है ये आपको याद रखना है, इस पर अंडरलाइन करनी है। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें स्थित जो माजुली द्वीप नदी है वो द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपको क्या याद रखना है, माजुली। द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी, लावा द्वारा, प्रवाल द्वारा, उत्थान द्वारा आदि द्वारा होता है। भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कई द्वीप लावा द्वारा निर्मित है, तो वहीं लक्षद्वीप प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीपों का उदाहरण है। देखिए अब हमने ये सब जाना है कि आपने जाना कि चारों ओर पानी से घिरे स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे स्थान को क्या कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा है? ऐसे स्थानों को देखिए बच्चों हम प्रायद्वीप कहते हैं, जो कि 3 स्थानों से 3 जो स्थान होते हैं वहाँ पानी से घिरा होता है। देखिए दक्षिणी भारत भी एक प्रायद्वीप है, जो भारत है अपना वो भी 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो हम भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। अब देखिए छोटा सा टॉपिक है ये, पृथ्वी अंदर से कैसी है ये जानने की जिज्ञासा हमारी हमेशा से रही है, लेकिन हम पृथ्वी के अंदर देख नहीं सकते, अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मतभेद। सामान्यतः यह माना जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट 3 परतों के रूप में। सबसे ऊपरी परत भूपृष्ठ होता है, मध्यवर्ती परत को प्रवार और सबसे अंदरूनी परत को क्रोड कहते हैं। ये 3 आपको याद रखने हैं कि सबसे ऊपर है वो तो भूपृष्ठ, मध्यवर्ती को प्रवार और सबसे अंदरूनी परत होती है उसे क्रोड कहा जाता है। सबसे अंदरूनी परत का ऊपरी भाग अत्यधिक ताप के कारण तरल अवस्था में है तथा अन्य सभी परतें ठोस अवस्था में। ऊपरी परतें हल्के पदार्थों एवं अंदरूनी परतें भारी पदार्थों से निर्मित है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से होता है। ज्वालामुखी लावा के धरातल पर आकर ठंडा होने से निर्मित चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट। यह आपको ध्यान रखना, ग्रेनाइट का हम उपयोग करते हैं पत्थर के रूप में अपन फर्श पे या फिर घरों में जो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किचन में, उनके लिए हम ग्रेनाइट का। तो जो ज्वालामुखी लावा के धरातल पर आकर ठंडा होने से निर्मित जो चट्टान है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के टूटने से प्राप्त मलबे को जल, पवन आदि द्वारा कहीं और निक्षेप कर दिया जाता है, तो उसमें निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना, जैसे कि चूना पत्थर। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय अवसादी चट्टानों के मूल स्वरूप में बदलाव आ जाता है, तो उसे कायांतरित चट्टानें कहा जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग होता है बच्चों पेंसिल के रूप में, जो अंदर जो होती है जो ब्लैक होता है जिससे हम लिखते हैं उसे, वो ग्रेफाइट का एक रूप है। तो आपके सामने ये पूरा लेसन मैंने आपको बताया है। आपने पहले भी सवालों के उत्तर किए हैं, इन सवालों के भी आप उत्तर कीजिए। 6वां, 7वां और 8वां जो प्रश्न है, हमें परितंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे सकते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए अधिक से अधिक। उसका जो भी हमारे संसाधन हैं जो प्रकृति से प्राप्त है उनका अत्यधिक दोहन ना करके उनका संतुलित दोहन करें, उसका दुरुपयोग ना करें, ठीक है, जल का दुरुपयोग ना करें। तो ये सब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पाठ में भी ये सब चीज़ें आई हैं, तो आप अपने मन से इसे कीजिए, अच्छे से अच्छा उत्तर आप इसका दीजिए। द्वीप किसे कहते हैं? क्या यह केवल समुद्र में ही मिलते हैं? तो आपको द्वीप की परिभाषा भी मैंने बताई थी। और दूसरा प्रश्न है, क्या यह केवल समुद्र में ही मिलते? तो ये जरूरी नहीं है कि समुद्र में ही हो, नदियों में भी है। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी उसमें सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको उत्तर, ये उदाहरण भी लिखना है। मैदान के 2 प्रकार कौन से हैं? उदाहरण देकर उनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए मैदान के जो 2 रूप जो इसमें पाठ में आए हैं, वो एक तो है तटीय मैदान और एक आंतरिक मैदान। तो आप उनकी प्रमुख विशेषताएं बता सकते हैं उदाहरण देके।
पाठ में है, बिल्कुल आप अपने स्तर पर ये प्रश्न कीजिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।